हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आप सभी के लिए न्यू बैच चालू किया है जिसमें हम आपको दोबारा साइंस और मैथ सब्जेक्ट का सभी चैप्टर्स को पढ़ा रहे हैं। एक बार ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा रखा है, वैसे ऑलरेडी आप देख सकते हो हमारे सारे व्हाइट बोर्ड के वीडियोस प्रेजेंट है, जिसमें पूरा साइंस के चैप्टर्स, पूरे मैथ्स के चैप्टर्स, मैथ्स 1, मैथ्स 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मराठी के बहुत सारे ग्रामर के वीडियोस, कई सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के क्वेश्चंस के वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। बस आपको सर्च करने आना चाहिए, डायरेक्ट यूट्यूब पे जाके सर्च भी कर सकते हो, या तो हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, तो बहुत बड़ा प्लेलिस्ट सेक्शन है, तो प्लेलिस्ट सेक्शन को स्क्रॉल करते रहो और आपके काम के जो भी प्लेलिस्ट है उसको देखो, उसके अंदर आपके सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग हार्ड। एंड ऑल्सो हमारा जो ये जर्नी है, हमारा जो ये रिवॉल्यूशन लाने का जो एक सपना है, इसमें जरूर से हमें हेल्प करना, ताकि हम हर गांव के हर वो छोटे छोटे बच्चों तक पहुंच सके जिनको हमारे वीडियो की जरूरत है, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने की जरूरत है। तो जरूर से शेयर करना हमारे सभी वीडियोस को, ताकि एक रिवॉल्यूशन आ सके। ठीक है दोस्तों, चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर से करोगे इस चीज को। ओके, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो कि होने वाला है 9th स्टैंडर्ड के साइंस का एक और बेहतरीन चैप्टर, जिसका नाम चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 5, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। अब ये जो चैप्टर है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर कवर किया है, अभी तक 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज तीसरा लेक्चर है। और आपको बता दूं, ये 3rd लेक्चर है जिसमें ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। कुछ बचे कुछ टॉपिक्स रह गए, उसको फटाफट से देख लेते हैं। तो पहले लेक्चर में अगर मैं आपको क्विक एक रीकैप बता दूं, पहले लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट डू मीन बाय एसिड एंड बेसिस। एसिड क्या होता है, अरेनियस थ्योरी क्या होता है कि H+ आयंस आए तो वो एसिड है, OH- आयन आया तो वो बेस है, ये हमने देखा था। एसिड के बारे में बेस देखा था, ठीक है। तो उसके बाद हमने आगे बढ़े, धीरे धीरे हम पढ़े, उसके बाद हमने कॉन्सेंट्रेशन देखा क्या होता है, पीएच सॉल्यूशन क्या होता है, पीएच क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होता है, ये सभी चीज हमने कवर कर दिया। आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 में हम क्या बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस की। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ने के पहले कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको भी कवर कर लेंगे। तो आप लोग बस इस वीडियो को एंड तक देख लेना, छोटा वीडियो होगा, बहुत फटाफट से कंप्लीट कर देंगे, ध्यान से देखना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होने वाला है, स्टार्ट हम लोग करते हैं। दैट इज फर्स्ट टॉपिक टुडे इज नथिंग बट सॉल्ट। ठीक है, तो एसिड हो गया था, बेस हो गया था, अब सॉल्ट्स की बारी है इस चैप्टर की। तो सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट का मतलब होता है नमक। यह आप सभी लोग जानते होंगे, हम घर में नमक भी डेली खाते हैं। तो वो जो हम डेली घर पे नमक खाते हैं वो होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। सोडियम और क्लोरीन का एक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड, जिसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल हम खाना बनाने में यूज करते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही सॉल्ट होता है क्या दुनिया में? नहीं, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट। एंड ये जो सॉल्ट्स होते हैं वो इतने विभिन्न प्रकार के होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो सॉल्ट की अगर हम बात करें कि बहुत सारे विभिन्न प्रकार के सॉल्ट हो सकते हैं। अब वो सॉल्ट्स जो है वो या तो एसिडिक भी हो सकते हैं, वो सॉल्ट या तो बेसिक इन नेचर भी हो सकते हैं, या तो वो सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो वी हैव सीन दैट सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय, सॉल्ट कैसे होता है, दे आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेसिस। हमने एक रिएक्शन पढ़ा था बच्चों, जिसका नाम था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, याद आ रहा है? जस्ट इसके पहले भी हमने पढ़ा था। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या था कि व्हेनेवर अ एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर इट फॉर्म ए सॉल्ट एंड वाटर। हमने एग्जांपल देखा था कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो कि एक बेस था, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl और NaOH जब दोनों मिक्स होते हैं, यानी एक एसिड और एक बेस जब दोनों रिएक्ट होते हैं, तो NaCl बन जाता है और H2O बन जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड नमक बन जाता है, सॉल्ट, और एक H2O वाटर बन जाता है। तो कहने का मतलब है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या करता है, एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करता है और साथ में सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो वो सॉल्ट का फॉर्मेशन वहां से हो गया। तो ये चीज हमको पता चल गया कि सॉल्ट बनता कैसे है, बिकॉज ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वो जो सॉल्ट बनता है, द रिजल्टिंग सॉल्ट आर नॉट ऑलवेज न्यूट्रल। मतलब कहने का मतलब इन्होंने क्या बोला कि जो सॉल्ट बना, कहने के लिए हम बोल सकते हैं कि वो न्यूट्रल है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। हमेशा जो सॉल्ट बने और वो न्यूट्रल रहे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ सॉल्ट ऐसे भी हो सकते हैं जो एसिडिक हो, कुछ सॉल्ट बेसिक भी हो सकते हैं, और कुछ सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। और जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है, अगर हम न्यूट्रल सॉल्ट की बात करें, तो ये न्यूट्रलाइजेशन से होता है। लेकिन किसके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से? स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ले लो। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है और कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो वो जो रिएक्शन होगा, उससे जो हमें सॉल्ट मिलेगा वो होगा न्यूट्रल सॉल्ट। और अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन हम ले रहे हैं न्यूट्रल सॉल्ट का, तो उसका जो पीएच होता है वो क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तभी तो हम न्यूट्रल बोलेंगे। हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच का जब टॉपिक पढ़ा था, तो हमको पता है कि अगर कोई सब्सटेंस न्यूट्रल है, क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि उसका पीएच का जो वैल्यू है वो है 7 के नीचे रहेगा तो एसिडिक है, 7 के ऊपर रहेगा तो बेसिक है। लेकिन अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है। इसका मतलब जो ये सॉल्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिला के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट कहलाएगा। और क्यों कहलाएगा? क्योंकि उसका पीएच भी 7 के बराबर होता है। और अगर हम एसिडिक सॉल्ट फॉर्म करना चाहते हैं
तो वो किससे होगा? रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड, याद रखना स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। यानी कि अगर मुझे एसिडिक सॉल्ट चाहिए, इसमें एसिड की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट, तो एसिडिक सॉल्ट के लिए मेरे को जो एसिड लेना पड़ेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड लेना पड़ेगा, और जो बेस लूंगा वो वीक बेस ले लूंगा। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलके क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा, लेकिन उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा रहेगी, इसीलिए वो कहलाएगा एसिडिक सॉल्ट। समझ में आ गया? सेम उसका उल्टा कर दो, और ऑब्वियसली इसका जो पीएच वैल्यू रहेगा इस पर्टिकुलर का वो क्या रहेगा? लेस देन 7 रहेगा, क्योंकि वो एसिडिक सॉल्ट है। वही अगर इसका उल्टा कर दो, तो अगर मुझे बेसिक सॉल्ट बनाना है, तो बेसिक सॉल्ट बनाने के लिए मुझे भी एसिड और बेस का रिएक्शन करना पड़ेगा, लेकिन एसिड जो होगा वो थोड़ा सा वीक होगा। तो वीक एसिड ले लो और स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, क्योंकि मुझे क्या बनाना है? बेसिक सॉल्ट बनाना है। तो बेसिक सॉल्ट के लिए बेस भारी होना चाहिए, मतलब बेस स्ट्रांग होना चाहिए और एसिड वीक होना चाहिए। तो स्ट्रांग बेस और वीक एसिड ले लो, दोनों को मिक्सर कर दो यानी न्यूट्रलाइज कर दो, रिएक्शन हो जाएगा। तो वो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, जो सॉल्ट हमें मिलेगा, वो रहेगा वीक या फिर जिसको हम बेसिक सॉल्ट बोलते हैं, वो हमें मिल जाएगा। और ऑब्वियसली इसका जो पीएच रहेगा, इसके एक्वस सॉल्यूशन का जो पीएच रहेगा वो क्या रहेगा? 7 से बड़ा रहेगा, क्योंकि वो क्या है? बेसिक सॉल्ट है। तो उम्मीद करता हूं सॉल्ट क्या है, कौन कौन से टाइप के सॉल्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, ठीक है ना, जो एसिडिक सॉल्ट होता है, या फिर बेसिक सॉल्ट, ये क्यों बनते हैं, कैसे बनाने से बनते हैं, उनका पीएच क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आ गया सॉल्ट। अब आगे बढ़ जाते हैं, सॉल्ट के रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक है, जिसका नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये होता क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन पहले समझते हैं हम लोग। क्या होता है कि जब भी हम लोग हीट करते हैं, जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है ब्लू विट्रियोल का, अब आपको पता है ब्लू विट्रियोल का मतलब क्या होता है? जो हमारे घर में कपड़े नील करने के लिए, आपने देखा व्हाइट कपड़े के ऊपर ऐसा नील डाला जाता है, पहले ऐड आता था 4 बूंदों वाला, ऐसा एक एडवर्टाइज आता था, याद है? तो ढक्कन में नीला कलर का लिक्विड रहता था, उसको पानी में डाल दो, उसको घोल दो, फिर आपका जो बनियान या फिर रुमाल डाल के व्हाइट यूनिफॉर्म होता था उसको डाल दो, तो हल्का सा एक ब्लूइश इफेक्ट आता था, जो बहुत चमकदार दिखता था। तो वो होता है ब्लू विट्रियोल। एक्चुअल में जो ओरिजिनल केमिकल है उसको ब्लू विट्रियोल कहा जाता है। तो जब हीट किया जाता है, जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है ब्लू विट्रियोल का, वो क्या होता है? ब्रोक डाउन होता है, और वो क्या बन जाता है? कलरलेस पाउडर बन जाता है, और उसमें से पानी जो है, वाटर निकल बाहर जो है वो निकल जाता है। और यही जो वाटर है वो क्या है? क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का, ब्लू विट्रियोल के क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का एक पार्ट होता है, और इसी को कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहां पे एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में आप देखोगे तो सबसे पहले कॉपर सल्फेट, जिसको ब्लू विट्रियोल कहा जाता है, उसको मैंने एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया, उसको जब मैंने हीट किया तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? जब मैं हीट करूंगा तो उसमें से क्या हो जाएगा कि जो ब्लू विट्रियोल है वो ब्रोकन डाउन हो गया, जिसमें से वाटर जो है बाहर निकल गया। तो पानी जो है क्या हो जाता है? ड्रॉप्स ऑफ वाटर वेपर यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, पानी बाहर निकल जाएगा, और क्या बचेगा? कॉपर सल्फेट बचेगा। लेकिन कॉपर सल्फेट जो पहले ब्लू था, अब वो दिखने लगेगा व्हाइट। क्यों? क्योंकि उसमें से वाटर जब निकल जाता है तो वो क्या बन जाता है? व्हाइट कलर का रह जाता है, ठीक है। और जब पानी को ऐड करेंगे, मतलब वही व्हाइट पाउडर के अंदर ये व्हाइट जो आया कॉपर सल्फेट, व्हाइट पाउडर के ऊपर अगर वापस से हम लोग अगर पानी ऐड करेंगे तो सेम कलर हमें मिल जाएगा जब जो पहले था हमारे पास टेस्ट ट्यूब में। यानी इन शॉर्ट, जो पहले ब्लू कलर का ब्लू विट्रियोल था, जब मैंने हीट किया तो पानी निकल गया, तो पानी निकलने की वजह से जो ब्लू कलर का ब्लू विट्रियोल था, कॉपर सल्फेट था, अब वो कन्वर्ट हो गया व्हाइट कलर के कॉपर सल्फेट में। लेकिन जब बाद में हमने उसमें पानी वापस से डाल दिया, तो पानी डालने की वजह से जो कॉपर सल्फेट था वापस से उसको पानी मिल गया, तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में यानी ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट में वापस से लौट जाएगा। तो इससे हमें को क्या पता चला कि नो केमिकल चेंज हैज अकर्ड इन द क्रिस्टल ऑफ ब्लू विट्रियोल ड्यू टू हीटिंग, यानी हीटिंग की वजह से कोई केमिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, ठीक है, कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ। लूजिंग वाटर ऑन हीटिंग ब्लू विट्रियोल, ब्रोकिंग डाउन ऑन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लूजिंग ब्लू कलर एंड रीगेन ब्लू कलर ऑन एडिंग वाटर। मतलब ये क्या हो रहा है? उसका इन शॉर्ट फिजिकल चेंजेस हो रहा है, नॉट द केमिकल चेंजेस। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि जो भी ब्लू विट्रियोल यानी कॉपर सल्फेट अपना कलर को चेंज कर रहा है, तो कलर इसलिए चेंज कर रहा है क्योंकि पानी का लॉस हो गया, तो ब्लू से व्हाइट हो गया, लेकिन जैसे पानी उसको वापस मिल गया तो वापस से व्हाइट से ब्लू हो गया, ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। तो इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कंक्लूजन के हिसाब से कि देयर इज नो केमिकल चेंज अकरिंग इन दिस, देयर इज ओनली हैपनिंग फिजिकल चेंज। सिर्फ बाहर से उसका कलर चेंज हो रहा है, अंदर से वो वैसी का वैसा ही है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट .5H2O, यानी पहले पानी था उसके पास तो ब्लू था, लेकिन जैसे हीट किया पानी बाहर निकल गया, सिर्फ CuSO4 बचा जो कि व्हाइट कलर का था, और वाटर जो है 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बाहर निकल गया। तो ये रिएक्शन है, वो आपको याद रखना है, डायग्राम भी याद रख सकते हो, और ये फंडा याद रखना है। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, ओके। अब आगे बात कर लेते हैं, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है बच्चा, इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि हमने
सॉल्ट के बारे में पढ़ा। तो सॉल्ट्स मेनली क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हमने लिया, सोडियम और क्लोरीन आयोनिक कंपाउंड है। तो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। और ये जो क्रिस्टल्स है वो कैसे फॉर्म होते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ द डेफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ आयंस, क्योंकि उनके अंदर जो आयंस प्रेजेंट है, चाहे वो कटायंस हो चाहे अनायंस हो, उनका प्रॉपर डेफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ द क्रिस्टल्स ऑफ आयन के वजह से उनका फॉर्मेशन हो रहा है। और यही जो क्रिस्टल्स है कुछ कंपाउंड्स के, वो क्या होते हैं, इस अरेंजमेंट में आ जाते हैं, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में आते हैं, और दैट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है डेफिनाइट प्रोपोर्शन के अंदर, वो क्या है, कहीं ना कहीं उस केमिकल के अंदर बहुत ज्यादा अपना योगदान दे रहे हैं, और उसको हम लोग केमिकल फॉर्मूले से डिनोट कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं, जैसे हमने अभी ये जो एग्जांपल देखा कि CuSO4 एक कॉपर सल्फेट है, लेकिन सिर्फ पानी के प्रेजेंट होने की वजह से उसका कलर ब्लू है। तो पानी अगर हट जाएगा तो उसका कलर व्हाइट हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं जो वाटर का केमिकल कंपोजिशन है उस पर्टिकुलर कंपाउंड में प्रेजेंट होना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा मायने रखता है। वही चीज यहां पे बताया। तो ऐसे कौन कौन से चीजें हैं, तो पहला है क्रिस्टलाइन ब्लू विट्रियोल, जैसे मैंने बताया। तो उसका फॉर्मूला ये देखो, ये क्वेश्चन है फॉर्मूले के तौर पर भी पूछता है कि राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रियोल। तो आपको याद होना चाहिए ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला क्या है, क्रिस्टलाइन ब्लू विट्रियोल का CuSO4.5H2O। CuSO4.5H2O मतलब इसके अंदर 5 पानी का मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। इसके अलावा क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट का फॉर्मूला, जिसको ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है, FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O। इसके अलावा क्रिस्टलाइन वॉशिंग सोडा, आपके घर में वॉशिंग सोडा बनता है, बनता नहीं मतलब आता है, कपड़े धोने वाला सर्फ आता है ना, कपड़े धोने का जो पाउडर आता है ना, वो होता है वॉशिंग सोडा। लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें मिलाती है अलग अलग कंपनी, लेकिन ओरिजिनल प्रोडक्ट क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है। उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 और उसके अंदर 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट रहता है, Na2CO3.10H2O। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज एलम, क्रिस्टलाइन एलम, तुरटी म्हणतात मराठीमध्ये, तुरटी म्हणतात, माहिती है ना सर्वांना, तुरटी, फिटकरी, पता है फिटकरी, दाढ़ी बनाने में व्हाइट कलर का होता है, लगाते हैं। देखो आपके फादर या फिर कभी नाई की दुकान पे जाओगे ना, तो कभी कुछ दाढ़ी वाड़ी शेविंग वेविंग किया, उसके बाद ऐसा व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट पानी, जैसा जमा हुआ पानी, बर्फ कैसा रहता है पत्थर, वैसा लेके ऐसा रगड़ते हैं फेस पे, तो वो क्या होता है, एलम होता है, तुरटी मनता, फिटकरी बोलते हैं हिंदी में। तो ये क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 thrice 24H2। ये मुझे बचपन में पूछा गया था क्वेश्चन, और मुझे याद था ये, जब मैं 9th में था, तो हमारे लास्ट में फाइनल्स में वाइवा होता था, ओरल एग्जाम होता था। तो ये क्वेश्चन मुझे पूछा था, मुझे याद है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बर्न्ट एलम, और वी कैन से द क्रिस्टलाइन एलम। तो मुझे याद था K2SO4 Al2SO4 3 24H2O। ठीक है, तो अभी भी याद है, देखो तो ये चीज़ कितना काम आ रहा है। तो आप लोग भी ये फॉर्मूलेस को जरूर से याद रखना, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले या फिर कहीं ना कहीं लाइफ में काम आएगा। ठीक है, अब जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की बात हो रही थी, उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है, यानी कहीं ना कहीं वाटर प्रेजेंट होता है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑन क्रिस्टलाइजेशन आर ए पार्ट ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट, मतलब कहीं ना कहीं उन क्रिस्टल्स के अंदर ही पानी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और हीटिंग के बाद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस्ट हो जाता है, और जब पानी उसको मिल जाएगा तो वापस से रीगेन भी कर लेता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल फॉर्मूला, ये हमने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एंटायर टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर, समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, चलो फाइनली आखिरी टॉपिक पे हम पहुंच गए हैं, जो कि है इलेक्ट्रोलिसिस। उसको देख लेंगे, और इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हम देखेंगे पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहां पे जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलिसिस। तो व्हाट डू यू मीन बाय अ इलेक्ट्रोलिसिस? ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, चलो, ठीक है, चलो, ये हमारा टॉपिक है। देखो, जब भी होता ये है, अगर आप ध्यान दो, इस चीज को थोड़ा समझते हैं हम लोग, थोड़ा इस चीज को समझते हैं हम लोग। देखो, ध्यान दो, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है। यहां पे एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, यहां पे सबसे पहले आपको नजर डालना है इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर। यहां पे क्या है, एक बीकर है, देख रहे हो आप, डायग्राम देखो पहले अच्छे से। ये बीकर है, इस बीकर के अंदर एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर 2 रॉड है। एक यहां पे रॉड है जिसका नाम है कॉपर, Cu लिखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है, और एक कार्बन का रॉड है C। और यहां पे एक वायर के थ्रू एक स्विच लगा रखा है, जो हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 3 में, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, कि भाई करंट सप्लाई कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट जोड़ सकते हैं। यहां पे हमने एक बैटरी लगा दिया, आप देख सकते हो यहां पे बैटरी लगा हुआ है। यहां पे हमने एक डिवाइस लगा दिया है, ठीक है, मे बी एम मीटर और वोल्ट मीटर फॉर मेजरिंग द करंट। तो यहां पे हो क्या रहा है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना यहां पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा सर्किट के अंदर, तो जो कटायंस है, जो कि Cu+ होगा, इसके पास क्या है, कॉपर है, तो कॉपर इज नथिंग बट कटायन, जो पॉजिटिव चार्ज को रिफ्लेक्ट करेगा, देगा। तो जो Cu+ आयन है सॉल्यूशन में, वो क्या हो जाएगा, गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड। तो इसमें जो कैथोड होगा, अब कैथोड और एनोड क्या होता है इसको समझ लो।
कैथोड का मतलब होता है निगेटिवली चार्ज रॉड, जिसमें दो रॉड है, दो रॉड में जो पॉजिटिव रॉड होगा उसको एनोड बोलेंगे और जो निगेटिव रॉड होगा उसको कैथोड बोलेंगे। तो होगा क्या कि इसमें जो Cu प्लस था यानी कॉपर का जो कटायन था वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो पॉजिटिव आयन निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होता है और जो कॉपर एटम से उसका फॉर्मेशन वहां पे हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन्स वहां से बाहर आता है कैथोड से तो वो Cu प्लस प्लस के साथ कंबाइन होकर आयन बनाता है और अ डिपोजिट ऑफ कॉपर अपीयर्ड ऑन द कैथोड। कैथोड के ऊपर क्या हो जाता है, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा इसके ऊपर क्या हो गया, एक डिपोजिशन का लेयर जो है इसके ऊपर आ जाता है। क्या आ जाता है, इसके ऊपर पूरा डिपोजिशन आ जाता है। यहां पे नहीं, सॉरी ये वाला, ठीक है, यहां पे पूरा Cu जो है, Cu ने क्या किया है, पूरा इसके ऊपर अटैक किया, इसके ऊपर आ गया, ठीक है। और Cu प्लस आयन जो सॉल्यूशन का था वो इसके लिए मैनेज किया जाता है, यहां पे इस प्रकार से यूज किया जाता है कि जो कलर है सॉल्यूशन का वो सेम रहे, बिकॉज जब भी इलेक्ट्रिक करंट यहां पे था, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो था वहां पे रिमूव हुआ फ्रॉम द कॉपर एटम्स एंड एनोड के ऊपर जो था, और उसको क्या किया गया, इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू यहां पे बैटरी के पास भेजा गया। और जो कॉपर आयन फॉर्मेशन हुआ इस तरीके से वो सॉल्यूशन के अंदर एंटर हुआ और इस तरीके से डिकम्पोजिशन हुआ सॉल्यूशन के अंदर, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये चीज हो पाया। और इसी चीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। मतलब सिंपल तौर पे अगर मैं बात बोलूं, देखो ये इतना तामझाम है, एक सिंपल तरीके से मैं बात बोलता हूं। दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो इलेक्ट्रोड किसी न किसी चीज से बने होते हैं, एक कॉपर से बना है, एक कार्बन से बना है। तो जब हम स्विच ऑन करते हैं और वायर के थ्रू इसको बैटरी से जोड़ देते हैं तो इसमें से जो भी जिस चीज का वो बना रहता है उसके आयंस निकलते हैं और पॉजिटिव आयंस निकल के निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागते हैं और निगेटिव आयन निकल के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागते हैं। मतलब एक दूसरे को अपना जो मटेरियल है, यानी इन शॉर्ट अपना जो आयंस है वो दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं एक रिएक्शन होता है। तो यहां पे क्या हो रहा है, कैथोड पे रिएक्शन हो रहा है कि कॉपर के पास प्रोटॉन, माफ करना, कटायन था, पॉजिटिव आयन था, तो Cu2 प्लस था, उसको 2 इलेक्ट्रॉन और मिल गया तो वो कॉपर डिपोजिशन यहाँ पे हो गया। और वही जो कॉपर था उसने क्या किया, अपना 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, यहाँ पे Cu2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो ये कैथोड पे और एनोड पे इस प्रकार से रिएक्शन होगा और यही ओवरऑल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। समझ में आ गया, बहुत साधारण सा है, बहुत ईजी है। आगे बहुत सारे 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, ये सब बहुत जगह यूज होने वाला है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिसिस वाटर का कैसे होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो जनरल तौर पे ये पाया गया, जो हमने अभी इसके पहले एक्टिविटी देखा, तो ये पाया गया कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस था जो कैथोड पे जो बना, ठीक है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी वही चीज है कि बैटरी जोड़ दिया गया है, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब की थ्रू, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है जो कैथोड के पास रहेगा बच्चा, तो कैथोड के पास जो रहेगा वो क्या रहेगा, डबल रहेगा गैस फॉर्म नियर एनोड। तो जो एनोड के पास जो बन रहा है और कैथोड के पास बन रहा है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो जो क्या बन रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस नियर कैथोड, गैस का जो वॉल्यूम है कैथोड के पास क्या है, डबल है गैस नियर द एनोड। एंड साइंटिस्ट ने शो किया है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो बनता है कैथोड के पास और ऑक्सीजन गैस जो बनता है वो एनोड के पास बनता है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्या बनता है, कैथोड के पास हाइड्रोजन गैस बनता है और एनोड के पास ऑक्सीजन गैस बनता है। और इससे एक चीज क्लियर क्या होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हुआ है, जिसके वजह से बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स रिलीज हुए हैं। और यही इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैसे होते हैं कि कैथोड रिएक्शन पे होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है और साथ में हाइड्रोक्सिल आयंस बाहर निकलते हैं। और एनोड पे क्या होता है, जो वाटर है लिक्विड फॉर्म में वो ऑक्सीजन को साथ ही में 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को और 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस को ही कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। बहुत ही साधारण, बहुत ही इजी टॉपिक था, बस इसको आपको बाय हार्ट करके लेना है, डायग्राम्स का प्रैक्टिस करके लेना है और ये जो रिएक्शंस जो कैथोड और एनोड पे लिखे होते हैं उसको आपको एकदम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो बस इसी के साथ दोस्तों ये पूरा का पूरा एंटायर टॉपिक्स हमारा होता है कंप्लीट। और दोस्तों इसी के साथ ये जो चैप्टर है जिसका नाम है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर, ये चैप्टर होता है कंप्लीट, ठीक है। अभी जो चैप्टर है हमारा, कितना मेहनत लगा आप देख सकते हो कंप्लीट कराने में, 3 लेक्चर्स लग गए इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। लेकिन ट्रस्ट मी, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट ये चैप्टर इतना खूबसूरत था कि आप सोच नहीं सकते। और ये चैप्टर जिसका नाम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है, ये चैप्टर आपको आने वाले फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, जो आपको एसिड के बारे में, बेस के बारे में, उसके सॉल्ट्स के बारे में और भी कई सारी चीज़ों के बारे में आपको याद दिलाता रहेगा और इसका यूज होता रहेगा। समझ में आया? क्लियर है? तो बस इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं, इस चैप्टर को भी एंड करते हैं। तो ये चैप्टर
होता है कंप्लीट। ऐसे ही और चैप्टर्स के लगातार लेक्चर वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो आप लोग बस पढ़ते रहो, प्यार देते रहो। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये चैप्टर आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आया हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।